हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल काल पढ़ रहे हैं और इसमें शेरशाह सूरी टॉपिक हमारा था। उस पर अभी तक एक वीडियो आ चुका है और उसमें हम लोगों ने शेरशाह सूरी के बारे में परिचय देखा था और उसके प्रमुख अभियानों के बारे में देखा था और फिर प्रांतीय, केंद्रीय, स्थानीय प्रशासन के बारे में देखा था। उसी के आगे आज हम लोग बात करेंगे। तो शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 40 से 45। प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। 5 वर्षों में सदी का प्रभाव। अब मैंने बताया था कि शेरशाह सूरी जो था वो 5 वर्षों में वो काम कर दिया जो कई शासकों ने 50 वर्ष तक शासन करने के बाद भी नहीं कर पाए। 40 से 45 तक 5 वर्ष तक शासन था इसका। उपाधि प्रशासन का जनक, अकबर का पूर्वगामी या अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, शेरशाह सूरी को क्या कहा जाता है? प्रशासन का जनक और अकबर का अग्रगामी और अकबर का पूर्वगामी भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी का दृष्टिकोण कैसा था? तो इसने व्यवहारिक ज्ञान का परिचय दिया है, यानी हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखा। प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग इसकी निशानी है। लेखन कैसा होता था, किस भाषा में? तो राजस्व के जो दस्तावेज होते थे, यानी टैक्स वगैरह के लेन देन के जो भी दस्तावेज होते थे, कागज़ होते थे, वो हिंदी और हिंदुस्तानी और फ़ारसी दोनों भाषाओं में लिखे जाते थे, जिसे कागज़ खाम कहा जाता था। यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पे फ़ारसी भाषा में लिखा है और इधर हिंदी में। हालांकि ये हिंदी थोड़ा सा करप्ट हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये हिंदी ही समझिए और इधर फ़ारसी में। तो यही है कागज़ खाम। टैक्स वगैरह से संबंधित, भूमि से संबंधित जो भी जानकारी होती थी, इसी कागज़ खाम पे लिखी होती थी। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो भू राजस्व व्यवस्था इसकी कैसी थी? रैयतवाड़ी थी। रैयतवाड़ी का मतलब होता है शासक जो है वो सीधे किसानों से संपर्क करता था, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता था, यानी जमींदार वर्ग नहीं होता था। शासक सीधे किससे संपर्क करता था? किसानों से। और इसमें जो है रैयतवाड़ी का यही मतलब होता है, रैयत का मतलब जनता, तो किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता है। अब इसमें जो है सबसे प्रमुख चीज़ समझने वाली है पट्टा और कबूलियत। अब यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, पट्टा जो है ये किसकी तरफ से दिया जाता था? शासक वर्ग की तरफ से किसानों को दिया जाता था पट्टा, और इस पट्टे पे सारी जानकारी लिखी होती थी। क्या क्या जानकारी? जैसे किसानों को जितना टैक्स देना होता था वो सब लिखा होता था, फसलों के बारे में लिखा होता था, भूमि के बारे में लिखा होता था, यानी हर एक जानकारी इस पट्टे पे लिखी होती थी। और ये पट्टा जो शेरशाह सूरी के अधिकारी होते थे उनकी तरफ से किसान को मिलता था। किसान इसको कबूल कर लेता था, यानी इस पर साइन कर देता था या हस्ताक्षर करता था या अंगूठा लगाता था, कुछ भी करता था, तो उसको कबूलियत कहते हैं। यानी कि किसान की तरफ से जो मिलता था वो कबूलियत कहलाता था। तो इसी को पट्टा और कबूलियत कहते हैं, यानी किसान जो है टैक्स देने के लिए तैयार हो जाता था। सरकार किसानों को भूमि का पट्टा देती थी, बदले में किसान कबूलियत पत्र द्वारा अपने दायित्व और लगान की दर स्वीकार करते थे, यानी लगान की जो दर है वो स्वीकार कर लेते थे, और भूमि पर किसानों का मालिकाना हक दे दिया जाता था। अब एक है गज सिकंदरी। ये भूमि मापने के लिए 29 अंगुल का सन की रस्सी से बना हुआ एक पैमाना होता था। तो ये देखिए यहाँ पे ये रस्सी का एक पैमाना है जो लगभग 29 अंगुल का है। 39 अंगुल है, 29 नहीं, 39 अंगुल और 32 इंच का, चाहे 32 इंच कहिए या 39 अंगुल कहिए। तो एक गज सिकंदरी होता था पैमाना, ज़मीन नापने का, सन की रस्सी से बना होता था, जरीब के रूप में प्रयोग की जाती थी। शेर शाह ने अहमद खां के सहयोग से कृषि और बंजर भूमि का नाप करवाया। किसके सहयोग से? एक बहुत ही विश्वसनीय अधिकारी था शेरशाह सूरी का, अहमद खान। इसी के सहयोग से कृषि योग्य भूमि और बंजर भूमि दोनों प्रकार की भूमियों का पैमाइश करवाता है। पैमाइश का मतलब नापन, यानी उसको नापता है। कर निर्धारण और वर्गीकरण। तो फसलों को तीन प्रकार में बांटा गया था। एक अच्छी फसल, दूसरा मध्यम और तीसरा खराब। टैक्स जो लिया जाता था वो
1/3 था, यानी लगभग 33.1/3% टैक्स लिया जाता था। 33% के आसपास भू राजस्व लिया जाता था। ठीक है। मुल्तान में 1/4 हिस्सा लिया गया है। ये मुल्तान जो पाकिस्तान का प्रांत है, वहाँ से 25% के आसपास लिया जाता था। भुगतान नगद या अनाज दोनों में संभव था, लेकिन नगद पर बल दिया जाता था। तो याद रखिएगा, जो भुगतान किया जाता था वो नगद और अनाज दोनों में किसान कर सकते थे, लेकिन प्राथमिकता नगद में दिया जाता था। अतिरिक्त कर, अब ये तो भू राजस्व हो गया 33%, यानी 1/3, 1/3। इसके अलावा भी किसानों को कई प्रकार के कर देने पड़ते थे। जैसे एक होता था जरीबाना, ये सर्वेक्षण शुल्क होता था, 2.5% देना पड़ता था। जरीबाना, सर्वेक्षण शुल्क। एक होता था महाशिलाना, ये कर संग्रह शुल्क होता था, 5% दिया जाता था। तो जरीबाना सर्वेक्षण शुल्क था, यानी जो अधिकारी सर्वे करने आते थे उनके लिए 2.5%, और जो अधिकारी कर संग्रह करने आते थे यानी टैक्स को वसूलने आते थे उनको 5% दिया जाता था। तो वो महाशिलाना है, यानी कर संग्रह शुल्क। इसके अलावा 2.5% और लिया जाता था किसानों से। प्राकृतिक आपदा के लिए 2.5% टैक्स लिया जाता था। अब ये क्या होता है, बीमा फंड। बीमा फंड में ये होता था कि किसानों से 2.5% लेके इसको सुरक्षित रखा जाता था गोदाम में। जैसे बाढ़, अकाल की स्थिति पड़ी तो किसानों को इसी से जो है राहत पहुंचाया जाता था, उनको वापस किया जाता था। जैसे आप बीमा कराते हैं तो उसमें पैसा जमा करते रहते हैं, फिर एक साथ आपको मिलता है। ऐसे ही बीमा फंड जैसी सुविधा भी शेरशाह सूरी ने बनाई थी। आधुनिक मुद्रा का पूर्वज रुपया, तो रुपये को चलाने का काम भी शेरशाह सूरी ने किया था। और शेरशाह सूरी ने पुराने मिश्रित धातु के सिक्के को बंद कर मानक सिक्के चलाए। मानक मतलब स्टैंडर्ड सिक्के चलाए, यानी शुद्ध सिक्के चलाए। मिश्रित धातु के सिक्के इसने बंद करवा दिए। सोने का सिक्का, ये देखिए, सोने का जो सिक्का होता था 167 ग्रेन का होता था और ये अशरफ कहलाता था। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था, ये देखिए रुपया कहलाता था और ये 180 ग्रेन का होता था। और जो तांबे का होता सिक्का उसको दाम कहते थे, ये 380 ग्रेन का होता था। चांदी के रुपये और तांबे के दाम में जो अनुपात होता था वो 1:64 होता था, यानी 1 चांदी का रुपया 64 तांबे के दाम के बराबर होता था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। 1835 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसको मान्य माना गया था, यानी इसको मान्यता 1835 तक मिली हुई थी। ये जो रुपया है चांदी का सिक्का, आज भी हम लोग रुपया यूज़ करते हैं। तो इस रुपये की शुरुआत कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी ने की थी। मुद्रा सुधार और मानकीकरण, तो शेरशाह के काल में 23 टकसालें थीं। टकसाल का मतलब जहाँ पे मुद्राएं बनती थी, जहाँ पे सिक्के ढाले जाते थे, वो टकसाल होती थी। इंग्लिश में उसको मिंट्स बोलते हैं। लिपि, तो सिक्कों पर शेरशाह का नाम अरबी और देवनागरी लिपि में अंकित होता था। ये देखिए, ये देवनागरी लिपि है, शेरशाह लिखा हुआ है, और यहाँ पे अरबी लिपि है। कुछ सिक्कों पर प्रथम 4 खलीफाओं के नाम भी मिलते हैं। छोटे सिक्के भी इसने चलाए थे, जैसे जो दाम होता था 380 ग्रेन का, उसके आधे, चौथाई और 16वें भाग के सिक्के भी चलाए जाते थे। अन्य सिक्के जैसे टका, पैसा, ये सब तांबे के बने होते थे, इनको भी चलाया गया। आधा दाम, ये चौथाई है और ये 16वां हिस्सा है, तो इन सिक्कों को भी चलाया जाता था। तो ये सिक्के हो गए, भू राजस्व व्यवस्था हो गई। अब हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। तो सुल्तान उल अदल शेरशाह जो था वो बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। बुधवार की शाम को स्वयं न्याय करता था। ये देखिए, सुल्तान स्वयं इस गद्दी पर बैठता था, सुल्तान उल अदल कहलाता था। ठीक है, सुल्तान, और स्वयं न्याय करता था, यानी न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? स्वयं सुल्तान ही होता था। इसके अलावा जो दीवानी मामले होते थे, जैसे सरकार जो होती थी, ज़िले होते थे,
वहाँ पे दीवानी मामले मुंसिफ और मुंसिफान देखते थे। शेरशाह न्यायप्रिय शासक था, वह बुधवार को न्याय करता था। फौजदारी मामले शिकदार शिकदारान, ठीक है। तो ये मैंने कल के वीडियो में डिटेल में बताया था कि जो फौजदारी मामले हैं जैसे मारपीट, लड़ाई झगड़ा, चोरी डकैती, छीना झपटी, रेप, बलात्कार, ऐसे जो मामले होते हैं फौजदारी मामले होते हैं, इनका निर्णय कौन करता था? शिकदार और शिकदार ए शिकदारान, ये अधिकारी थे। और जो दीवानी मामले हैं जैसे शादी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, जमीन जायदाद, उत्तराधिकार का जो भी मामला है ये दीवानी न्यायालय में देखा जाता है। तो दीवानी मामले जो हैं इनका निर्णय मुंसिफ और मुंसिफ मुंसिफान करता था। तो ये जो मुंसिफ हैं ये छोटे अधिकारी होते थे, ये परगने में होते थे, और मुंसिफान जो होते थे ये सरकार में होते थे, यानी ज़िले में होते थे, बड़े होते थे। मुंसिफ मुंसिफान। ऐसे शिकदार जो होते थे ये परगने में होते थे, और शिकदार शिकदारान जो होते थे ये ज़िले में होते थे। गांव स्तर पर भी पंचायतें थीं, और ग्राम पंचायतों के निर्णय जो होते थे वो वहाँ के जो मुखिया होते थे वही करते थे। तो यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट नहीं लिखा है, बस आप ये समझिए। यहाँ पे आप देखिए चित्र बना हुआ है। जो भी प्रमुख निर्णय होते थे वो कौन करता था? गांव का जो प्रमुख मुखिया होता था यानी प्रधान होता था वही करता था। न्याय व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी, जिसका उद्देश्य था अपराध को जड़ से ख़त्म करना। इसके अलावा मैंने कल बताया था क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, कि जो अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त है उस क्षेत्र में अगर कोई चोरी डकैती होती है तो वही अधिकारी जो है बरामद करके देगा। अगर बरामद नहीं कर पाता है तो अपनी तरफ से क्षतिपूर्ति देगा। तो यहाँ देखिए ये चोरी लूट है, ये ग्राम का मुखिया मुकद्दम है जो उस क्षेत्र में नियुक्त है। चोर को न पकड़ पाने की स्थिति में ग्राम मुखिया या अधिकारियों को चोरी की गई वस्तु की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी। जिस क्षेत्र में चोरी या लूट होती थी वहाँ शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व उसी क्षेत्र के अधिकारी या ग्राम मुखिया को दिया जाता था। मतलब अलग से कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी, वो जो अधिकारी या खुद मुकद्दम चौधरी जो भी होते थे उस क्षेत्र में वही शांति व्यवस्था देखते थे, चोरी डकैती रोकते थे, और उन्हीं की पूरी जिम्मेदारी होती थी। भ्रष्टाचार रोकने का उपाय स्थानांतरण। तो जैसे आजकल आप देखते हैं डीएम एसडीएम जो है इनका ट्रांसफ़र होता रहता है एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, ऐसे ही जो राजस्व अधिकारी होते थे उनकी प्रतिवर्ष या वर्ष में 2 बार ट्रांसफ़र होता रहता था। शेरशाह सूरी जो है ट्रांसफ़र कर देता था जो राजस्व अधिकारी होते थे उनकी, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजता रहता था। और ये तो आपको पता ही होगा, कल मैंने बताया था। कानून का भय और सुरक्षा। अब्बास खां शेरवानी ने तारीख़ शेरशाही में लिखा है कि एक वृद्ध स्त्री सिर पर स्वर्ण आभूषणों की गठरी लेकर निकल पड़ी, लेकिन किसी चोर की उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं थी। यानी कि इतना ज़्यादा भयमुक्त प्रदेश था शेरशाह सूरी के समय कि कोई बूढ़ी सिर पे सोने की गठरी लेकर बिना डर के आ जा सकती थी। ये देखिए चोर डाकू हैं लेकिन हमला करने की हिम्मत नहीं है इनमें। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना भी इसी काल में की थी 1540 में। दान ए लंगर, गरीबों को मुफ्त भोजन देने के लिए भोजनशाला का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने, ये भी याद रखिए। दरिद्रों और अपाहिजों को गुजारा भत्ता मिलता था, जैसे पेंशन आज नहीं देती है सरकार, ऐसे ही शेरशाह सूरी भी देता था। अब जो है इसने कई प्रकार की सड़कों का निर्माण करवाया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो सबसे बड़ी सड़क थी और सबसे प्रमुख सड़क थी उसको कहते हैं सड़क आजम। ये देखिए सोनार गांव से लेकर और ये देखिए अटक तक जाती थी, ये पहली सड़क थी। देखिए पहली सड़क क्या थी? सोनार गांव से, ये बांग्लादेश से लेकर सोनार गांव से लेकर और ये भारत होते हुए पाकिस्तान के पेशावर यानी अटक तक जाती थी। इसको सड़क आजम कहते थे। इसी को बाद में जीटी रोड कहा गया। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। जो एक अंग्रेज़ अधिकारी थे ऑकलैंड, उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? जीटी रोड रख दिया। तो ये पहली सड़क थी, सड़क आजम या जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड।
दूसरी थी आगरा से बुरहानपुर तक, ये देखिए दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर मांडू होते हुए। तो आगरा यहाँ पे है और यहाँ बुरहानपुर है, तो ये वाली सड़क जो थी आगरा से बुरहानपुर तक थी। देखिए आगरा यहाँ है, बुरहानपुर यहाँ है, मांडू होते हुए। फिर तीसरी सड़क थी आगरा से चित्तौड़ जोधपुर होते हुए, तो ये आगरा है और यहाँ ये जोधपुर गई, फिर यहाँ से ऐसे चित्तौड़। तो आगरा से चित्तौड़ तीसरी थी। और चौथी थी लाहौर से मुल्तान, ये देखिए ये वाली सड़क। शेरशाह ने सड़क निर्माण पर विशेष जोर दिया ताकि व्यापार और सैन्य आवाजाही सुगम हो सके। सराय व्यवस्था साम्राज्य रूपी शरीर की धमनी कहा गया है। जो सराय होता था, सराय मतलब निवास स्थान, यानी सड़क के किनारे लोगों के ठहरने के लिए सराय भी बनवाए जाते थे। तो इसी सराय को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनी कहा गया है। और ये किसने कहा है? एक कानूनगो इतिहासकार करके हैं, इन्होंने इन सराय को शरीर की धमनी कहा है। ये सराय डाक चौकी व गुप्तचर विभाग के केंद्र थे। यहाँ पे गुप्तचर विभाग भी होता था। यहाँ देखिए हिंदू रसोई अलग है, मुस्लिम रसोई अलग है, यानी हिंदुओं के लिए खाना अलग, मुस्लिमों के लिए अलग बनता था। और कुल ऐसे 17 सराय बनाए थे, 1700 सराय, 1700 सराय बनवाए गए थे, प्रत्येक 2 कोस की दूरी पर, यानी लगभग 8 किलोमीटर पर एक सराय होता था। ऐसे ही यहाँ खाने पीने रहने की सबकी व्यवस्था होती थी। हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग रसोइयाँ थी। नया वर्ग भटियारा कहलाता था। व्यापार और सैन्य सुधार, तो व्यापार जो है, व्यापार वृद्धि के लिए आंतरिक चुंगी हटा दिया गया था। आंतरिक चुंगी का मतलब ये है कि एक साम्राज्य में जगह जगह पर जो चुंगी लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, वो हटा दिया गया। यानी एक साम्राज्य में है तो एक ही प्रकार का कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो दो टैक्स देना पड़ता था। एक जब आप साम्राज्य में प्रवेश करते हैं, दूसरा बिक्री के समय, यानी जब सामान बेचते हैं, तो ये 2 ही कर लगते थे, बाकी इसके अलावा कोई कर नहीं लगता था। और जो प्रवेश करते समय दिया जाता था टैक्स, वो 2.5% होता था। ये देखिए सीमा शुल्क 2.5%। सैन्य सुधार में दाग और हुलिया प्रथा लागू की थी। हालांकि इसको पहले अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था, लेकिन शेरशाह सूरी ने उसको फिर से पुनर्जीवित किया। दाग मतलब क्या होता था? ये देखिए ठप्पा, एक मोहर है, ये घोड़ों पर लगाया जाता था। इस लोहे को गर्म करके, जो लोहे का ठप्पा है, इसको गर्म करके और फिर घोड़े पे लगा दिया जाता था, तो उसमें एक ठप्पा बन जाता था, मोहर बन जाती थी। इससे लोग क्या करते थे, जो सैनिक होते थे, वो घोड़ों को बदल नहीं पाते थे। अब बहुत सारे सैनिक होते थे, उनको अच्छा घोड़ा राज्य की तरफ से मिल गया, तो उस घोड़े को क्या करते थे, बदल लेते थे। यानी 200 रुपये में बेचकर और 100 रुपये वाला सस्ता घोड़ा खरीद लाते थे। तो युद्ध के समय वो घोड़े काम नहीं करते थे। इस चीज़ को रोकने के लिए शेरशाह सूरी ने दाग व्यवस्था लागू की थी, यानी घोड़ों को निशान दे दिया जाता था कि कोई भी सैनिक घोड़ा बदल ना पाए। और फिर हुलिया प्रथा, तो ये था हुलिया प्रथा, इसमें सैनिकों के बारे में सारी जानकारी लिखी होती थी। जैसे कोई रवि नाम का सैनिक है, तो उसका रंग कैसा है, काला या गोरा, उसकी हाइट कितनी है, उसका भार कितना है, उसके शरीर के किस भाग पर निशान है, ये सब कुछ इस हुलिया में लिखा जाता था। तो ये था दाग और हुलिया प्रथा। इससे हुलिया से क्या होता था कि सैनिक अपनी जगह पर युद्ध के समय किसी और को नहीं भेजता था, यानी जो सेना में होता था वही युद्ध करने जाता था। अगर ये हुलिया प्रथा ना हो तो सैनिक अपनी जगह पर किसी और को भेज देते थे जिसको लड़ना ही नहीं आता था। अलाउद्दीन खिलजी की भांति हुलिया व दाग, घोड़ों को दागने की प्रथा लागू की। सैनिकों को नगद वेतन दिया। इसके समय में एक सेनापति थे, हिंदू सेनापति थे, ब्रह्मजीत गौड़। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिए। शेरशाह सूरी का सेनापति जो था वो हिंदू था,
उसका नाम था ब्रह्मजीत गौड़। स्थापत्य कला की बात करें तो सासाराम में इसने अपना मकबरा बनवाया था। ये देखिए बहुत ही सुंदर मकबरा है, चारों तरफ इसके पानी है, अष्टकोणीय मकबरा है, मुस्लिम शैली और कमल के फूल की सजावट इसमें की गई है। तो कमल के जो फूल की सजावट की गई है यहाँ पे आप देखिए ऊपर, ये जो है ये हिंदू प्रभाव को दिखाता है, और जो अष्टकोणीय यानी 8 कोण हैं ये मुस्लिम शैली को दिखाता है। तो यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का मिश्रण है। और एक इतिहासकार हैं कानूनगो, ये कहते हैं ये जो मकबरा है बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू है, यानी कि ये जो मकबरा है वो बाहर से मुस्लिम डिज़ाइन में बना है और अंदर से हिंदू डिज़ाइन में। एक और इतिहासकार हैं कनिंघम, ये इसको ताजमहल से भी सुंदर कहते हैं ये जो मकबरा है ताजमहल से भी सुंदर है। और ये बना कहाँ है? सासाराम में बना है, बिहार में, झील के मध्य है, अष्टकोणीय आकार है। और इसके वास्तुकार कौन थे? अलीवल खान थे इसके वास्तुकार। और इसको शेरशाह सूरी ने स्वयं बनवाया था जिंदा रहते हुए। फिर किले और नगर निर्माण की बात करें तो पुराना किला दिल्ली में जो था, यानी कि दिल्ली में जो पहले दीन पनाह नगर था जिसको हुमायूं ने बसाया था, उसको तोड़कर यानी दीन पनाह को तोड़कर पुराना किला नामक नगर बसाया। और वहाँ पुराने किले में किला कोहना नामक मस्जिद बनवाई 1542 में। ठीक है, तो याद रखिए दीन पनाह जो था उसको तोड़कर पुराना किला बसाया और उस किले में किला कोहना मस्जिद बनवाई शेरशाह सूरी ने। शेरगढ़ ये दिल्ली का छठा नगर था, लाल दरवाज़ा और खूनी दरवाज़ा भी यहीं पे बनवाया गया था। तो शेरगढ़ नामक नगर भी कौन बसाता है? शेरशाह सूरी। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण भी करवाया झेलम नदी के तट पर। ठीक है, झेलम नदी के तट पर आप देखेंगे पश्चिमोत्तर प्रांत में यानी पाकिस्तान के साइड में रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। ये मैंने आपको कल बताया था, गख्खरों से निपटने के लिए। गख्खर जाति जो थी वो पश्चिमोत्तर प्रांत में रहती थी और बार बार शेरशाह सूरी के साम्राज्य पर आक्रमण करती थी। तो उससे निपटने के लिए शेरशाह सूरी ने पश्चिमोत्तर प्रांत में रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया और वहाँ पे सेना को नियुक्त कर दिया। कन्नौज को नष्ट करके शेरसूर नगर बसाया और पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। विरासत धूल में खिला फूल, हुमायूं कैसा था? धूल में खिले फूल जैसा था। कानूनगो कहते हैं कि शेरशाह जो है ये धूल में खिला फूल है। अब्बास खां शेरवानी कहते हैं बुद्धिमत्ता व अनुभव में दूसरा हैदर था। बुद्धिमत्ता और अनुभव में क्या था? दूसरा हैदर वही था, हैदर अली जो टीपू सुल्तान का पिता था। इम्पैक्ट क्या पड़ा? शेरशाह के सुधारों ने मुग़ल प्रशासन की नींव रखी और इसी पर आगे चल के सुधार अकबर करता है। उसकी जो सड़क थी जीटी रोड और मुद्रा रुपया आज भी जीवित है। जो जीटी रोड इसने बनवाया था वो आज भी चल रहा है। मुद्रा उसने जो जारी किया था रुपया वो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक ऐसा प्रशासक जिसने तलवार से साम्राज्य जीता लेकिन बुद्धि से उसने उसे अमर कर दिया। तो ये शेरशाह सूरी का पूरा कॉन्सेप्ट 2 वीडियो में मैंने आपको समझा दिया। यहीं से सारे प्रश्न आएंगे, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी बताई हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।